अहमदाबाद में हुए AI-171 एयरक्राफ्ट के दर्दनाक हादसे को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है और बात की जाए अगर इन्वेस्टिगेशन की तो किसी भी एयरप्लेन क्रैश में इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है उसका ब्लैक बॉक्स। और इस ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथी मुकुल हैं और मुकुल हमें बताएंगे कि ब्लैक बॉक्स किस तरीके से किसी भी एयरप्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुकुल, मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है और किसी भी एयरप्लेन क्रैश के बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में ये मदद करता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स जो है वो इसको आप आसान भाषा में समझे तो एक फ़्लाइट रिकॉर्डर सिस्टम आप मान लीजिए, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक है जो कि FDR बोलते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों से मिलकर के जो होता है वो ब्लैक बॉक्स बनता है। तो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसको CVR बोलते हैं, वो दरअसल जो कैप्टन होता है और जो फर्स्ट ऑफिसर होता है, आसान भाषा में समझें तो जो दो लोग प्लेन चला रहे हैं उनके बीच की हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है। उनके बीच में जो भी संवाद हो रहे हैं, अगर उनके बीच में ये पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड करता है। इंजन का साउंड रिकॉर्ड करता है। इस तरीके के जो एम्बियंस होते हैं कॉकपिट के अंदर के, वो सारे वो रिकॉर्ड करता है। वो मदद कैसे करता है आगे कि अगर कल कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई हादसा हो जाता है या जैसी दुर्घटना अभी हुई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें पता चल सके कि क्या बातचीत हो रही थी, क्या कोई इंजन से ऐसी ऑडियो आ रही थी, कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही थी। ये सारी चीज़ें उससे पता चलती हैं। दूसरा जो हिस्सा है ब्लैक बॉक्स का वो है कि जो डेटा रिकॉर्डर होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR। जो FDR है वो एयर स्पीड को रिकॉर्ड करता है, साथ के साथ किस एल्टीट्यूड पे वो जा रहा है। इस तरीके की लगभग 80 चीज़ें हैं, 80 मेजरमेंट्स हैं जो वो ले रहा होता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके ही ब्लैक बॉक्स को एक एनालिसिस में या इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। इनफैक्ट हर एयरलाइन में, हर फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल अब हो रहा है ताकि ये एनालाइज किया जा सके कि अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आगे ऐसी किसी दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंकित। अब अगर मैं कल के हादसे की बात करूं, अहमदाबाद में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद क्या इस बारे में कोई अभी तक रिपोर्ट है कि ब्लैक बॉक्स उसका मिल चुका है, वो इंटैक्ट है? क्या इस बारे में कोई अभी इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला है कि ब्लैक बॉक्स इसका मिल गया है। बहुत देर से ढूंढा जा रहा था डेब्री में और ये बहुत खतरनाक हादसा था। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद में, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हॉस्टल की जो रूफ टॉप है वहाँ पर ब्लैक बॉक्स था, सुरक्षित था, वो मिल गया है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो AAIB करेगी, है ना, जिस पर हम अभी बात भी करेंगे कि कौन क्या है ये। और AIB अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तब जाकर के हमें जो अभी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, कोई बता रहा है कि फ्यूल ज़्यादा था इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, कोई बता रहा है वज़न ज़्यादा हो गया था इस वजह से ये हुआ, लेकिन अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। वो क्लियर पिक्चर तभी पता चलेगी जब एक बार ब्लैक बॉक्स का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा पूरी तरह से, फिर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा। जितनी भी ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन के पहले बातें आती हैं वो सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं। किसी भी हादसे के बाद हम लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या खामियां हो सकती थी, क्या मरम्मत की जरूरत थी, बट जब तक ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि असल कारण क्या थे। अच्छा मुकुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक ब्लैक बॉक्स को जब हम डेटा रिकवर करते हैं, जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो अमूमन कितना समय लगता है कि जिसके बाद हमें उसकी फाइनल रिपोर्ट मिले और हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे? जी, तो देखिए, इसके लिए अभी जो इंडिया में सिस्टम है वो है कि AAIB इसको इन्वेस्टिगेट करती है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। पहले DGCA करती थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन करती थी, लेकिन DGCA ही एयरप्लेन्स का संचालन करती है देश में। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात लोग कहने लगे कि शायद सही से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया जाएगा, तो फिर AAIB बनाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती है। अब AAIB इस ब्लैक बॉक्स से लगभग 10 से 15 दिन का एक टाइम लगता है। ये जाएगा, लैब में जाएगा, वहाँ बाकायदा इसका सारा डेटा जो है वो एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद लगभग 2 हफ्ते का समय लगेगा। उसके बाद जाकर के एक रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, जिस पर जाकर के निर्णय बनाया जा सकता है या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ होगा। उसके पहले जैसा हमने बोला कि सारे स्पेकुलेशंस हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वो अंदाजे एक्सपर्ट्स भी लगा रहे हैं, जो अभी कॉमर्शियल पायलट्स हैं वो सारे अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्लियर पिक्चर क्या थी।
तब तक हम इंतज़ार करना ही होगा हमें। और ये जो भी हुआ बहुत दर्दनाक था, बहुत सारी मौतें हुई, बहुत सारी जानें गईं, और ये लॉस शायद बहुत बड़ा है अगर देखा जाए देश के तौर पर और इंसानियत के तौर पर। इसके अलावा मैं ये एक सवाल इसमें ऐड ऑन करूँगा, क्या ब्लैक बॉक्स का जो डेटा है उसे क्या कोई इसके साथ चाहे अगर तो कोई छेड़खानी कर सकता है ताकि इन्वेस्टिगेशन में कोई टर्न आए, कोई ट्विस्ट आए? जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे होती है उसके साथ हेरा फेरी की जा सकती है। कभी कभी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ऐसा हुआ है, तो क्या ब्लैक बॉक्स के केस में हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि उसके डेटा के साथ कोई छेड़खानी होगी? देखिए अभी के टाइम पे वो टेक्नोलॉजी ही है, एक तरीके से एक तकनीकी से बना हुआ है वो, तो ये तो किसी तरीके का कोई दावा नहीं कर सकता कि उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं पर भी हमने देखने को या सुनने को नहीं मिला है कि ब्लैक बॉक्स के साथ कोई बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई हो। इसके कोई अभी तक हिस्टोरिकल वो हमें नहीं देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ कि ब्लैक बॉक्स को इसीलिए सिक्योर करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स का फॉलो किया जाता है। जो इसका जो बॉक्स होता है वो टाइटेनियम से बनाया जाता है। इनफैक्ट मतलब पानी के अंदर भी वो सुरक्षित रह सके, वो आग में सुरक्षित रह सके, ऐसी परिस्थितियों के लिए भी उसको तैयार किया जाता है। क्योंकि जब कोई नहीं बचता है तो भी ब्लैक बॉक्स बचता है। पानी के अंदर 30 दिनों तक रह सकता है ब्लैक बॉक्स, सुरक्षित रह सकता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो भेज सकता है। वो इस तरीके की तमाम सारी चीज़ों से लैस होता है, क्योंकि वही एकमात्र चीज़ है जो आपको न केवल उस हादसे के बारे में बता सकती है, बल्कि आगे ऐसे कोई हादसे ना हो उसके लिए तैयारियों के लिए भी हो सकता है। इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री अंकित बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ब्लैक बॉक्स शुरुआत में आया था, अर्ली 1950s की बात है ये, तब इसका विरोध भी हो रहा था। क्योंकि जो क्रू मेंबर्स थे और जो पायलट्स थे वो ये कह रहे थे कि इससे हमारे ऊपर एक तरीके से आप नज़र रखेंगे, स्पाई करेंगे आप हमें। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उससे आप सुन सकते हैं कि पायलट के बीच में, कैप्टन के बीच में क्या बातें हो रही हैं। तो पहले इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर इसके बाद इसको इंटरनेशनली ये कह दिया गया कि नहीं, लगाना ही पड़ेगा। और अभी ये लीगली सबके मतलब वी ऑल आर बाउंड, सारी एयरलाइंस बाउंड हैं कि आपको ब्लैक बॉक्स रखना ही रखना है। तो छेड़छाड़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है। अल्टीमेटली वो एक तरीके की टेक्नोलॉजी से बना हुआ डिवाइस है। लेकिन हाँ, ऐसे अभी कोई हिस्टोरिकल हमें वो नहीं मिलते एविडेंसेस जिससे इसको कहा जा सके कि ऐसा किया ही जा रहा है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है कि जब तक ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता तब तक जो ये एक्सीडेंट होते हैं, आई मीन ये ट्रैजिक जो इंसिडेंट हुआ कल, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अभी किया क्या जा रहा है? मतलब अगर अभी मैं पूछूं आपसे कि इन्वेस्टिगेशन के तौर पर हम कहाँ पर हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? तो देखिए, सबसे पहले तो एफएसएल रिपोर्ट तैयार होती है। अभी जा कर के वहाँ से जो मलबा इकट्ठा हुआ है, पीड़ितों से बात होती है। अगर कोई बच गया है, सर्वाइवर है, तो उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था। जैसे इस हादसे में भी हमें पता चल रहा है कि एक सर्वाइवर हैं जो किसी तरीके से अपनी जान बचा पाए, तो उनके बयान लिए जाते हैं। साथ के साथ एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं। वहाँ पर जा कर के जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो जा कर के वहाँ से कलेक्ट करती हैं चीज़ों को, कि एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या क्या हुआ होगा वहाँ पर। तो अभी प्राइमरी लेवल पर वही सब चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से जाकर के एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहाँ पर काम कर रहा है। एक तरफ ये काम चल रहा है और दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि इस मामले में तो इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, लगभग 265 का तो आंकड़ा अभी तक सरकार ने जारी कर दिया है। इसके बढ़ने की ही संभावना है। तो जो वहाँ पर अभी परिस्थिति है उसमें दो एंड पर काम चल रहा है। एक तरफ कि यह हादसा क्यों हुआ, कैसे रोका जा सकता था, इसकी किसकी जिम्मेदारी थी, जवाबदेही किसकी है, एक ये फ्रंट पर काम चल रहा है। दूसरे फ्रंट पर काम चल रहा है कि जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ अब क्या किया जा सकता है, क्या जो अस्पताल में भर्ती लोग हैं उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है। तो अभी यहाँ पर जो अभी इन्वेस्टिगेशन है वो इन दो फ्रंट्स पर चल रहा है फिलहाल। अच्छा, अगर मैं सिविल एविएशन की बात करूंगा तो 12 नवंबर सन 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में एक दो प्लेन्स का कोलिजन हुआ था, जिसमें करीब 350 के आसपास लोगों की मौतें हुई थी। वो ही दर्दनाक हादसा था जिसके बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हमने देखा है। और अगर इसके मद्देनजर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये मैं जानना चाहूँगा, क्या उस एक्सीडेंट के ब्लैक बॉक्स में कुछ ऐसा मिला था जिसने ये पुख्ता किया था कि कारण क्या थे, या फिर उसके ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट आई थी, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? तो जो ये मामला आप बता रहे हैं अंकित, इसमें क्या हुआ था, दरअसल जो दोनों फ्लाइट्स थी वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। और जब उन्होंने कॉल किया एटीसी को, तो यहाँ से जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, वहाँ पर जब ब्लैक बॉक्स का वो डेटा आया तो उससे पता चला कि उनको लैंग्वेज इशू हो रहा था।
तो लैंग्वेज इशू की वजह से जो कॉल था वो उनको क्लियर ही नहीं हो पा रहा था और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस भाषा में आपसे संवाद किया जा रहा है। तो ये एक लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील हुई थी कि इस तरीके की भी परिस्थितियां आ सकती हैं कि अगर कोई फ़्लाइट इंटरनेशनली जा रही है, वहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी इस तरीके की सिचुएशन बन जाए तो कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा प्रॉपर। इस पर मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी तरीके के बाद में नियम कायदे कानून बनाए गए होंगे, लेकिन उससे पता चला। और भी कई सारे हादसे इस तरीके के हुए हैं जहाँ पर ब्लैक बॉक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और फिर उसके बाद चीज़ों में बदलाव किए गए और लगातार नियमों को बदला गया और इम्प्रूवमेंट किया गया। इस हादसे के बाद भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब हमारे पास एक एक्चुअल रिपोर्ट, क्लियर पिक्चर होगी तो हम ये तय कर पाएंगे कि कहाँ गलती रही, कौन जिम्मेदार था, क्या ये कोई टेक्नोलॉजिकल एरर था, टेक्निकल एरर था या फिर ये ह्यूमन एरर था। फिर जा करके हम ये पता लगा पाएंगे। फिलहाल अभी तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और ये जो लॉस है, ये जो दुख है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। और ये थी ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ बातचीत थी जो हमने मुकुल के साथ आपको साझा की। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी न्यूज़ के लिए जिस्ट के साथ बने रहिए। मेरा नाम है अंकित और मेरे साथ है मुकुल।